हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आयत से बेलन का आकार बनाना। अब अगर हम बात करें कि आयत से बेलन का आकार बनाना क्या वास्तव में उतना आसान है जितना हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मेरे अनुसार अगर हमें कुछ बेसिक बातों की नॉलेज नहीं है तो ये आयत से बेलन का आकार बनाना काफी मुश्किल है। और वो जो बेसिक बातें हैं उनमें एक बात तो है जो ऊपर और नीचे वृत्त होता है उसकी ड्राइंग कैसे की जाती है, और इस ऑब्जेक्ट की जो हमने नीचे परछाई बनाई है ये कैसे बनाई जाती है। अक्सर हम यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये बगैर सोचे समझे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं, उसके बाद जब हम यहाँ पर ये आकृति बनाते हैं तो बगैर सोचे समझे हम इस आकृति को बना लेते हैं। ऐसे ही नीचे हम एक ऐसी आकृति बनाते हैं और जब हम इसकी परछाई बनाते हैं तो एक लाइन यहाँ से निकाल देते हैं और एक लाइन यहाँ से, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमें परछाई बनाते वक्त भी ध्यान रखना है और ये ड्राइंग करते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसको सही डिटेल में समझने के लिए अगर हम बेलन का आकार देखें तो इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके ऊपर और नीचे दो वृत्त होते हैं। इसको अगर हम बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो ये हमें एक वृत्त नजर आएगा, परंतु इसी को अगर हम थोड़ा सा तिरछा करते हैं कुछ इस प्रकार से तो ये वृत्त हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे कि हमें इस चित्र में दिखाया गया। इसको और अच्छे समझने के लिए हम एक और आकार लेते हैं जो कि ये है हमारे पास। इसको हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें वर्ग के आकार का नजर आएगा। अब इसी वर्ग को अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो वैसे तो वर्ग की आमने सामने की भुजा समान होती है, चारों कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं इस वर्ग के अंदर, परंतु अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये जो पीछे वाली भुजा है ये हमें ऐसा लगेगा जैसे इस आगे वाली भुजा से थोड़ी सी छोटी है, और ये जो दोनों कोण 90 डिग्री पर थे अब ये कोण हमें 90 डिग्री का नजर नहीं आएगा। यानी कि वैसे तो वर्ग कुछ इस प्रकार से होता है, चारों भुजाएं समान और चारों कोण 90 डिग्री के, परंतु यहाँ पर अगर हमें इसको देखते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ये आगे की भुजा हमें बड़ी नजर आएगी, पीछे की भुजा इससे थोड़ी सी छोटी, और ये दोनों भुजाएं जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई थी ये थोड़ी सी इस तरह से झुकी हुई हमें नजर आएगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं हम, ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा और थोड़ा सा तिरछा करके देखेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा। अब इस वर्ग के अंदर अगर हम एक वृत्त खींच लेते हैं तो वो हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अगर हम इसको बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो ये हमारा वर्ग है कुछ इसी प्रकार का, और इस वर्ग के अंदर ये वृत्त है। अब हम इस वर्ग के अंदर जो वृत्त खींचेंगे वो चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। अब इसी आकृति को अगर हम थोड़ा सा इस प्रकार से देखेंगे तो अब भी ये इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ ही जाएगा, परंतु इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, वो पूरी तरह से गोल नहीं होगी। इसका ये बिंदु और ये बिंदु हमें एक दूसरे के नजदीक दिखाई देगा, जबकि ये बिंदु उतनी ही दूरी पर होगा। अब ये जो वर्ग है हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा तिरछा देखने पर। इसके मध्य बिंदु, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु ये होंगे और इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु ये होंगे। अगर हम अब इसी वृत्त को खींचते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर मैं और ज्यादा डिटेल की बात करता हूं और इस वर्ग को मैं थोड़ा सा और ज्यादा तिरछा करता हूं तो इनके बीच की जो दूरी है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये आगे वाली भुजा है, ये पीछे वाली भुजा है, तो इसको मैं इतनी दूर ना कर और नजदीक ले आता हूं, और ये जो भुजाएं हैं ये वाली और ये वाली ये हमें थोड़ी सी तिरछी नजर आएंगी। अब अगर मैं इसके अंदर ये वृत्त खींचता हूं, ये वाला वृत्त अगर मैं खींचता हूं तो अब भी ये दोनों बिंदु हैं, इनका मध्य बिंदु हम लेंगे और इन भुजाओं का भी मध्य बिंदु लेंगे, और इनको अगर मैं मिलाता हूं तो ऊपर वाला वृत्त जो हमें पहले बिल्कुल गोल नजर आता था यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा सा तिरछा करने से ऐसा नजर आता है और ज्यादा तिरछा करते हैं तो ऐसा नजर आता है। तो ये जो हम ऊपर की आकृति बनाएंगे, इस बेलन की जो ऊपर की आकृति बनाएंगे वो इसी का सहारा लेते हुए हम बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से ये लाइन नीचे आएगी और जैसे ऊपर हमने ये आकृति बनाई है वैसे ही नीचे भी ये आकृति बनेगी, थोड़ा सा तिरछा और एक भुजा ऊपर और नीचे भी ये आकृति हम बना देंगे।
इस आकृति को बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसके जो किनारे होते हैं वो इस तरह से नुकीले नहीं होते। हम यहाँ पर यह भी गलती करते हैं कि ये जो किनारा है, अगर हम इसको बनाते हैं तो इस प्रकार से इन किनारों को नुकीला बनाते हैं, जबकि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी किनारा नुकीला नहीं होगा। इसको हम तिरछा करते हैं तब भी किनारे इसके नुकीले नहीं होते। तो इन्हीं बातों का हमने ध्यान रखना है और इस आकृति को हमने बनाना है। अब बात करते हैं हम इसकी परछाई कैसे बनेगी उसकी। अब परछाई के लिए मैंने बताया था कि ज्यादातर बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसका ये जो बाहरी किनारा है यहाँ से लेकर और उसके बाद ये जो लाइन है इसके इस सिरे से हम इसकी परछाई बनाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। इसके लिए आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए। ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से देखने पर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बेलन का होता है और नीचे से भी ये बेलन के आकार का ही है, क्योंकि बेलन जो है नीचे से भी वृत्त के रूप में ही होता है। अब इसके अंदर इधर से हमारा जो लाइट आई हुई है और इधर परछाई है, तो अगर मेरी नजर इधर है और मैं इधर से इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं और इसकी ड्राइंग में करता हूं तो मुझे ये सिरा दिखाई देगा और ये सिरा दिखाई देगा। इस ऑब्जेक्ट की टोटल चौड़ाई मेरे को इतनी नजर आएगी जो कि इस आयत की चौड़ाई की तरह से होगी। अब जब मैं इसकी परछाई बनाता हूं तो जैसे कि यहां मैंने बताया था, तो क्या करते हैं ज्यादातर कि इस सिरे से लेकर और ये जो सिरा है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक मैं इस ऑब्जेक्ट की परछाई बनाऊंगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसकी जो टोटल चौड़ाई है इधर से लेकर इधर तक। अब क्योंकि धूप इधर से आई है, लाइट हमारी इस तरफ से है, मेरी नजर इस तरफ है, तो लाइट का जो इफेक्ट होगा वो इस तरफ होगा और वो जो पिछला किनारा है वहां से परछाई चलती हुई आएगी। यानी कि ये जो नीचे का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको पूरा गोलाई देता हूं तो ये जो पीछे का किनारा है यहां से परछाई चलती हुई आएगी, ना कि इस सिरे से। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है जब हम इस ऑब्जेक्ट की परछाई नीचे बनाएंगे। तो यहाँ ये जो हिस्सा है ये भी परछाई के अंदर आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा। अब इस ऑब्जेक्ट की जो परछाई है वो कुछ इस तरह से बनी है। उसका कारण यही है क्योंकि ये गोल है ऊपर से, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सीधा है तो इसकी परछाई भी सीधी ही जाएगी। तो आइए अब इसकी ड्राइंग करते हैं और शेडिंग करते हैं। सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। लाइनों की प्रैक्टिस हमने फ्री हैंड ही करनी है, स्केल का प्रयोग नहीं करना। अब इस आयत को, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने देखा था, सामने से आयत है, परंतु अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं तो इसका ऊपर का हिस्सा जो हमें दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हिस्सा हम ऊपर का बना लेते हैं। इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। यहां से पीछे से एक लाइन आएगी, ये लाइन वो है जो पीछे छिपी हुई है, और जिस प्रकार से ये लाइन है उसी प्रकार से ये हिस्सा नीचे भी होगा, क्योंकि ये ऊपर वर्ग है तो नीचे भी वर्ग होता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये एक्चुअल में ये वाला है। अब इसका ऊपर हम वृत्त बनाएंगे। अगर हम इसको बेलन को इस पर रखते हैं और इसके चारों किनारे काट देते हैं तो ये बेलन का आकार बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको यूं गोल नीचे तक काट देंगे तो यही आकार बेलन का आकार हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मिड पॉइंट लेंगे और उसी प्रकार से इसका, ये नीचे तक भी हम लेके आ सकते हैं क्योंकि नीचे भी हमने यही काम करना है। ये इन सभी मिड पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा। अब ये ऊपर और नीचे की शेप बनाने के बाद सभी लाइन को इरेज कर देंगे और यही हमने रखना है सिर्फ। इस वृत्त के बाहरी सिरे हम मिला देंगे और इसके भी। अब इस ऑब्जेक्ट की जमीन पर जो परछाई बनेगी, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो पीछे वाला सिरा है यहां से चलती हुई आएगी और यहां से जाएगी। इसके बाद हम पीछे वाली लाइन को भी इरेज कर देंगे। तो ये ड्राइंग हमारी फाइनल हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर शेडिंग करनी है। शेडिंग के लिए जो सबसे पहले हमने एरिया ढूंढना है वो है हाईलाइट। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक हाईलाइट एरिया होता है, यानी कि एक ऐसा एरिया जो सबसे ज्यादा चमकीला होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये हाईलाइट एरिया होगा। इसके बाद एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एरिया, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। यानी कि इस कागज पर यहाँ पर लाइट टकराती है, वो टकराने के कारण ये जो एरिया है ये रिफ्लेक्टेड एरिया है।
यहाँ का जो एरिया है ये सबसे ज्यादा डार्क होगा, ये रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा कम डार्क होगा। इसके बाद जो बाकी हिस्सा है वहां पर हमने 4 टोन प्रयोग करनी है। सबसे पहले हम लाइट पेंसिल का प्रयोग करेंगे, यानी कि हाथ का प्रेशर बिल्कुल कम होगा पेंसिल के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा डार्क होगा, उसके बाद थोड़ा सा डार्क होगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा डार्क होगा। अब इन्हीं 4 टोन का प्रयोग करते हुए और हाईलाइट और रिफ्लेक्टेड एरिया का ध्यान रखते हुए हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे। अब ये जो पोर्शन है इसका हमने ध्यान रखना है। अगर ये अंदर से गहरा है और लाइट हमारे इस तरफ से आ रही है, तो ये जो दीवार है इस ऑब्जेक्ट की, ये जो दीवार है, इसके कारण इस अंदर के एरिया में यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ पर डार्कनेस ज्यादा होगी, इधर लाइट होगी। और जो बाहर का एरिया होगा इसमें इधर प्रकाश आएगा और इधर आपका डार्कनेस इससे ज्यादा होगी। इन चीजों का तो हमने ध्यान रखना ही रखना है। और अगर ऊपर से ये प्लेन है, जैसे कि ये बेलन है हमारे पास, तो ऊपर बिल्कुल लाइट होगा, यहाँ पर हमने एक जैसा ही लाइटनेस रखनी है, डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऊपर से गहरा दिखाया गया है, तो इसके अंदर भी हम इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम हल्के हाथ से पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर शेडिंग करेंगे। अब हम डार्क एरिया को और डार्क करेंगे, परंतु स्टार्टिंग में ज्यादा डार्क नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 अलग अलग टोन हम प्रयोग करेंगे, पहले लाइट, फिर डार्क, फिर ज्यादा डार्क, फिर सबसे ज्यादा डार्क। सेटिंग करते वक्त भी हमने इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हाईलाइट और रिफ्लेक्शन एरिया का भी ध्यान रखना है। इसके ऊपर के एरिया में शेडिंग कैसे की जाती है वो मैंने आप लोगों को बताया था। शेडिंग करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग है ये खराब न होने पाए, और जितनी भी लाइनें हमने लगाई थी उन लाइनों को शेडिंग के अंदर हमने मिक्स करना है। उसके बाद जहां हमें महसूस होता है कि यहाँ पर और ज्यादा डार्क होना चाहिए, तो उसको और ज्यादा डार्क करेंगे। 4 टोन जो हमने सीखी थी उन्हीं के अनुसार हम चलते जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जिस शेडिंग टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं वो है समजिंग। इसके अलावा हमने फर्स्ट लेसन के अंदर हैचिंग और क्रॉस हैचिंग को भी सीखा था, तो हम यहाँ पर हैचिंग या क्रॉस हैचिंग उनमें से भी कोई एक टेक्निक अपना सकते हैं। हाईलाइट एरिया अगर हमें लगता है कि वो पेंसिल से कवर हो चुका है तो हम वहां पर इरेजर का भी प्रयोग करेंगे। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट की परछाई दिखाएंगे जमीन पर। परछाई दिखाते वक्त किन बातों का हमने ध्यान रखना है ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।